नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 1 अप्रैल 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनेगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप लोगों ने मंजिल पाने के लिए ठान ही लिया ना साथियों, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। हमें मेहनत करनी है, हर रोज नई चीज सीखनी है और हमें आगे बढ़ना है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में, बदल दो जो हालात है। आज जैसे भी आप लोगों के जो हालात है, उन हालात को बदलने की कोशिश कीजिएगा। हालात को कोसने की कोशिश मत कीजिएगा, हालात को बदलने की कोशिश कीजिएगा। मुश्किलें आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन मुश्किलों का जो साथियों सामना करना, ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए। ये हुनर है किसी की समस्या को खत्म करने का। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम साथियों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च को, 29 मार्च को, 30 मार्च को या साथियों 31 मार्च को। विश्व बैकअप दिवस क्या है? यानी कि आपकी जो डाटा की जो सिक्योरिटी है, आपकी जो फोटोज की जो सिक्योरिटी है या फिर कोई किसी भी प्रकार का जो डाटा होता है, उनकी जो सिक्योरिटी के लिए यह दिवस मनाया जाता है, विश्व बैकअप दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व बैकअप दिवस। सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया? तो विश्व बैकअप दिवस को सबसे पहली बार मनाया गया साथियों 2011 के अंदर। कब मनाया गया? इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है साथियों, वो कब की गई? 2011 के अंदर। ठीक है? 2011 के अंदर पहली बार विश्व बैकअप दिवस मनाया गया। ठीक है? और इसकी जो शुरुआत अगर कहे जाए तो ये किसके द्वारा की गई थी? एक कंपनी का नाम आता है जो हार्ड ड्राइव बनाती है। क्या बनाती है? हार्ड ड्राइव। क्या बनाती है? हार्ड ड्राइव बनाने वाली कंपनी का नाम है मैक्सटोर। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये हार्ड ड्राइव्स बनाती है और 2011 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी विश्व बैकअप दिवस के रूप में। और हर वर्ष हम लोग 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस यानी कि डाटा सिक्योरिटी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। पॉइंट क्लियर? ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन एक इसके अलावा भी 31 मार्च को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। क्या नाम है? इंटरनेशनल डे ऑफ विजिबिलिटी। इंटरनेशनल जो जो ट्रांसजेंडर है, जो भी ट्रांसजेंडर है, उनको साथ में कोई भेदभाव ना किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाना शुरू किया। और इसकी जो पहली बार जो शुरुआत है वो कब की गई? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी जो शुरुआत है साथियों, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, ये 2009 के अंदर। ये भी कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी और विश्व बैकअप दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई, आई होप। इसके अलावा 31 मार्च एक और इंपॉर्टेंट डे लेकर के आता है। कौन सा वाला है? 31 दिसंबर के दिन, 31 दिस सॉरी 31 मार्च 1990 के अंदर। कब? 1990 के अंदर भारत रत्न किसको दिया गया था? ये जो भारत रत्न है, वो मिला था बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को।
बाबा साहेब इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अब सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि मार्च के अंदर हम लोगों ने कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट डे पढ़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहला हमने पढ़ा था 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस। कौन-सा डे मनाया? शून्य भेदभाव दिवस मनाया था 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया। फिर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया। इसके अलावा 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे के रूप में भी मनाया। पॉइंट क्लियर? चलिए, 9 मार्च को हमने विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया और 10 मार्च को सीआईएसएफ का हमने 54वां स्थापना दिवस मनाया। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? आप सब जानते हैं 22/60 या 3.14 होती है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, लेकिन जो हमारा जो नेशनल कंज्यूमर डे है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 16 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि वैक्सीनेशन के रूप में। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में और 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस के रूप में मनाते हैं और 20 मार्च को साथियों अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। इसके अलावा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व गौरैया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में और 24 मार्च को साथियों विश्व क्षय रोग के दिवस में, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि जो कुष्ठ रोग है उसके दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इसके लिए हम लोग विश्व क्षय रोग के रूप में मनाते हैं। 25 मार्च को अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि जो बच्चे जिनकी जो भ्रूण के अंदर हत्या करवा दी जाती है, उन बच्चों की सेफ्टी के लिए, उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर वर्ष 25 मार्च को अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी कि थिएटर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, जो भी अपशिष्ट है उसको अपशिष्ट ना समझ करके, उन चीजों को अपशिष्ट ना समझ करके उनको एक से प्रोडक्ट समझे, इसका रिसाइकलिंग करके एक नया प्रोडक्ट के रूप में उनको उभार सके, इस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में। और 30 मार्च के दिन ही हम लोग मनाते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस। और राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें कौन-कौन सी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, ये मिली थी 30 मार्च 1949 के दिवस के रूप में और उसी दिन से हम लोग इसको राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई साथियों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो पहला कौन सा है और ये दुनिया का तीसरा है, तो फिर दुनिया का दूसरा कौन सा है? तो सबसे पहले ध्यान देना, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, कहां पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ये दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है फर्स्ट नंबर पर। पॉइंट क्लियर? नंबर सेकंड किसका आ जाता है? बताइए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वो है मेलबर्न स्टेडियम। कौन सा? मेलबर्न। अब ये मेलबर्न स्टेडियम है कहां पे? ये भी ध्यान रखिए, स्टेडियम ये है आपके सेकंड नंबर
और ये सेकंड नंबर कहाँ पे है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है साथियों राजस्थान के जयपुर के अंदर। ये कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान के जयपुर के अंदर। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का नाम आया तो राजस्थान के बारे में बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। क्या-क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है? राजस्थान की जो राजधानी है साथियों, वो कहाँ पे है? वो है आपकी जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। आपके चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे? ये है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, ये तो बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के सबसे पश्चिम के अंदर स्थित है रह स्टेट। इस सबसे पश्चिम में गुजरात है, लेकिन राजस्थान पश्चिम के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपका जो गवर्नर है, वो कौन है? राजस्थान के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम क्या है? कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। ठीक है, अब मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? और राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 25। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर इसके अलावा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मरुस्थल मरु उद्यान भी है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर मरु उद्यान है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर मैं लोक नृत्य की बात करूं, किसके बारे में? लोक नृत्य। यहाँ का लोक नृत्य घूमर है और कालबेलिया। इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस है घूमर और कालबेलिया लोक नृत्य। पॉइंट क्लियर? इसके अलावा आप लोगों को क्या बातें ध्यान में रखनी है राजस्थान के रूप में? राजस्थान के अंदर करंट की बात करें तो करंट के अंदर सबसे बड़ा ज्वलंत जो मुद्दा है फिलहाल, वो कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर राइट टू हेल्थ बिल, राइट टू राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य बन गया है भारत के अंदर। पहला राज्य कौन सा बना है राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला? तो राजस्थान बना है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस राज्य के बारे में आप लोगों को साथियों ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 शीर्ष पर कौन रहा? यानी कि पहले स्थान पर कौन रहा? ये आर्टन कैपिटल। ये आर्टन कैपिटल क्या है? ये क्या करता है? ये रैंक प्रदान करता है किसी भी। ये किसको रैंक प्रदान करता है? ये पासपोर्ट को क्या करता है? रैंक प्रदान करता है। पासपोर्ट की रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर कौन है? अब आपको ये भी बताना है कि आर्टन कैपिटल के द्वारा कितने देशों के जो इस बार की जो देशों की जो संख्या है वो 199 देशों की रैंकिंग इन्होंने जारी की। कितने? 199 देश। और उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर सबसे बढ़िया रैंकिंग प्राप्त करने वाला जो देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यूएई इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर था आपका स्वीडन, थर्ड नंबर पर जर्मनी। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की जो रैंकिंग है इसके अंदर जो भारत की जो रैंक है साथियों 2022 के अंदर
इसके अंदर जो रैंक थी वो थी 138वीं। इस बार तो और भी ज़्यादा निराश कर दिया हमको। क्या साथियों? इस बार तो और भी ज़्यादा इन्होंने निराश कर दिया और 2000 जो 23 की जो रैंक है इसके अंदर, वो 6 अंक पीछे खिसक करके 144वीं हो गई। इस बार की जो रैंक कितनी है भारत की? तो 144वीं रैंक है इसका। कितनी सी? 144वीं रैंक है। अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप के अंदर तो पहले स्थान पर कौन था? एशिया महाद्वीप के अंदर, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? इसके अंदर पहले नंबर पर रहा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप के अंदर इस फास्ट फूड रैंकिंग के अंदर पहले स्थान पर रहा। लेकिन दुनिया के अंदर, दुनिया में यानी कि 199 देशों में इसका 12वां स्थान था। 12th नंबर पर दक्षिण कोरिया था। जापान इसके अंदर सेकंड नंबर पर है। एशिया महाद्वीप के अंदर की बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है? तो वो था जापान। और जापान की जो रैंकिंग ऑल ओवर में देखी जाए तो वो है 26वीं, 26 नंबर पर है। लेकिन एशिया के अंदर वो सेकंड नंबर पर है। एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में साथियों ध्यान रखना है। भारत की रैंक 6 कदम ये पीछे और खिसक गया है। पहले 138वीं थी 2022 के अंदर, लेकिन अब कितनी है? 144वीं रैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? पणजी, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर भोपाल? इसमें से सही जवाब क्या होगा? भारत इस बार G20 की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। भारत के अंदर अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग शहरों के अंदर इसकी बैठकें हो रही है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आपको जहां पे भी बैठक बन रही है, जहां-जहां पर बैठक हो रही है, उन बैठकों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अलग से एक इंडेक्स, एक अपने रजिस्टर के अंदर पेज बनाएगा और उसके अंदर जितने भी बैठकें अलग-अलग शहरों के अंदर, अलग-अलग राज्यों के अंदर हो रही हैं, उसकी अलग से ही लिस्ट बना लें। क्योंकि आगामी परीक्षाओं के अंदर वो पूछने की पूर्ण संभावना है। 100% वो एग्जाम के अंदर छपने वाली बात है। चलिए, हाल ही में G20 जो आपदा जोखिम का न्यूनीकरण यानी कि जो आपदा आती है, उनको किस प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए जो बैठक हुई और वो बैठक कहाँ पे हुई? गुजरात के गांधीनगर के अंदर। कहाँ पे हुई है? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, 3 दिवस की इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है और जिनमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीले बुनियादी ढांचे और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रणाली शामिल है। पॉइंट क्लियर? यानी कि आपदा से निपटने के लिए हर देश ने 5 पॉइंट्स बनाए और उनको ये लागू भी करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पथश्री रास्ताश्री इस परियोजना का जो उद्घाटन है या फिर जो शुरुआत करने वाला वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। और गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? अब साथियों इसको अंदर समझना, इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीएम साहब है कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा पथश्री रास्ताश्री परियोजना का क्या क्या है? आरंभ किया, शुभारंभ किया है। इसके अंदर 22 जिलों के अंदर, कितने जिलों के अंदर? 22 जिले और 12,000 किलोमीटर की जो रोड बनाई जाएगी। कितनी? 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा और गांवों की कनेक्टिविटी, शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। किसकी? कितनी रोड बनेगी? 12,000 किलोमीटर रोड बनेगी। सड़कों का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सड़कों का निर्माण का कार्य किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? पथ श्री रास्ता श्री जो
परियोजना है वो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल के बारे में क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है, चलिए उसके बारे में भी समझते हैं। ये रहा आपका मैप के अंदर पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है हमारा, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर है, वो कौन है? यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। राजधानी तो आप लोगों को सबको पता है कोलकाता है। राजधानी कोलकाता है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए अगर आपको याद है तो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? राज्यसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो वो 16 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 है यानी कि 294 है। कितनी है साथियों? 294 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, वो भी कहाँ पे है? तो वो भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे साथियों? पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर जीआई टैग कौन किस-किस चीज़ों को मिला हुआ है? दार्जिलिंग की चाय, जीआई टैग की बात करता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है, जीआई टैग। जीआई टैग की बात करें, तो यहाँ पर जो गोविंद गोविंद भोग व चावल है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। पहली बात तो दार्जिलिंग की चाय आ जाती है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पर कौन आ जाएगी? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, गोविंद भोग गोविंद भोग चावल हो गया। इसके अलावा किसको मिला हुआ है दार्जिलिंग के अंदर जीआई टैग हो गया? ब्लू चेरी की साड़ी। कौन सी? ब्लू चेरी की साड़ी। इन 3 चीज़ों को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। इस जगह की ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहली बार जीआई टैग अगर किसी चीज़ को मिला तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। 2004 के अंदर मिला था। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? अब ये कांगड़ा चाय है, इसको जीआई टैग पहली बार कब मिला? जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला पॉइंट तो हमारे पास में यही बन जाता है। जीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों जीआई को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत। क्या कहते हैं इसको? भौगोलिक। कि इस क्षेत्र की ये प्रोडक्ट इस क्षेत्र का ये प्रोडक्ट सबसे अधिक बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है। ठीक है। तो कांगड़ा चाय को भारत के अंदर जीआई टैग कब मिला? तो वो मिला था 2005 के अंदर। कब मिलता है? 2005 के अंदर इसको मिलता है जीआई टैग। ठीक है। कांगड़ा चाय है, एक कांगड़ा पेंटिंग भी होती है। कांगड़ा पेंटिंग।
इनको जीआई टैग कब मिला? कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला साथियों, ये बताइए आप लोग? चलिए, कांगड़ा जो पेंटिंग है साथियों, इसको जो जीआई टैग मिला था वो मिला था 2012 के अंदर। कब मिला था? 2012 के अंदर इसको मिला था कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग। अब ये कांगड़ा चाय का जो यूरोपीय जो टैग जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य की है? तो ये है साथियों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है साथियों? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। इनके यहाँ पर कांगड़ा पेंटिंग को मिला है। कांगड़ा पेंटिंग तो जीआई टैग है, कांगड़ा चाय को यूरोपीय का जीआई टैग मिला है। ठीक है। अब जीआई जो टैग मिलता है साथियों, ये किस एक्ट के साथ तहत मिलता है? तो एक भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण जो 1999 के अंदर 1999 के अंदर 1999 के अंदर एक एक्ट बनाया था, और उस एक्ट के तहत इसके अंदर जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। और ये देता कौन है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ये किसके द्वारा दिया जाता है? भौगोलिक संकेत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई के अंदर। तो पहली बार जीआई टैग पहली बार किसको मिला? पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया? पहला जो जीआई टैग है साथियों वो किसे दिया गया? वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहली बार जीआई टैग। और ये कब मिला था? 2004 के अंदर। कब मिला? 2004 के अंदर पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 के अंदर, कांगड़ा पेंटिंग को 2012 के अंदर, जो कांगड़ा चाय है इसको मिला था 2005 के अंदर। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये हमारा मैप के अंदर हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, वहां के सीएम कौन है, वहां के गवर्नर कौन है, ये सारी बातें आप लोगों को बतानी है। शिमला सबसे बढ़िया घूमने का स्थान है ना। चलिए, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुखू। सुखविंदर सुखविंदर सिंह सुखू यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो गवर्नर कौन है? शिव प्रकाश शुक्ला। क्या नाम आ जाता है? शिव प्रताप शुक्ला, सॉरी, क्या नाम है? शिव प्रताप शुक्ला। यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आएगी। लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, ये मेरे को बता दीजिए आप। लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, और विधानसभा की सीटें कितनी है? साथियों बात करें लोकसभा सीटों की, यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करें तो सिर्फ 4 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 है, और यहाँ के विधानसभा की सीटों की बात कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर 68 है। कितनी है? 68 है। 68 है यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या। लोसर महोत्सव अगर कहीं पे मनाया जाता है तो वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो भी आपको ध्यान रखना है।
लोसर महोत्सव। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोसर जो फेस्टिवल है वह कहाँ पे मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा पिनघाटी नेशनल पार्क है वहाँ पर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। चलिए, पिनघाटी नेशनल पार्क, इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये भी आप लोगों को इसके बारे में ध्यान में रखने, इतनी बातें आपको लगभग किसके बारे में ध्यान रखनी, हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दूध में मिलावट। चलिए एक बार पीछे चलते हैं। साथियों, ये जो जीआई टैग मिलता है, ये कितने वर्षों तक मिलता है? अगर मैं वर्ष की बात करूं, अगर आपको जीआई टैग मिलता है तो ये कितने समय तक वैलिड रहता है? 10 वर्षों तक। कितने? 10 वर्षों के लिए ये जीआई टैग मिलता है। फिर आपको रजिस्टर इनकी वापस से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसके बारे में। चलिए, 10 वर्षों का मिलता है। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किस आईआईटी द्वारा पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया गया है? अगर आप लोगों ने दूध के अंदर पानी मिलाया या किसी प्रकार का पाउडर मिलाया या किसी तरह की और कोई चीजें मिलाई, तो उसका पता लगा लिया जाएगा इस पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस के द्वारा। और ये मात्र 30 सेकंड के अंदर आपकी जो रिपोर्ट है दे देता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर। और ये किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है? आईआईटी मद्रास, कानपुर, बॉम्बे या फिर दिल्ली? किस आईआईटी के द्वारा पेपर बेस्ड पोर्टेबल जो डिवाइस है ये बनाया गया, किस काम के लिए? दूध के अंदर जो मिलावट होती है, जो मिलावटी दूध होता है उसका पता लगाने के लिए। और ये मात्र 30 सेकंड के अंदर अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है पोर्टेबल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। चलिए, आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल 3D पेपर बेस्ड डिवाइस बनाया है जो दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस की मात्र 30 सेकंड में मिलावट की पोल खोल सकता है। खास बात यह है कि अब मिलावट की टेस्टिंग के लिए किसी लैब में जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। ये पेपर के द्वारा, ये 3D पेपर है, इसके ऊपर मात्र कुछ एमएल दूध डालिए और आपकी रिपोर्ट 30 सेकंड के अंदर आपको बता देगा कि इस दूध के अंदर क्या चीजें मिलाई गई हैं या फिर नहीं। इस डिवाइस से घर बैठे ही सिर्फ 1 मिलीलीटर दूध से ही मिलावट का साथियों पता लगाया जा सकता है। 1 मिलीलीटर कितना? एक छोटा सा ढक्कन, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस दूध के अंदर कितनी मिलावट की गई है या फिर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? टेक्सास विश्वविद्यालय है कहां पे? ये है अमेरिका के अंदर। ठीक है। ये लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है, किनको दिया जाता है? जो भी इस विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र पढ़ते हैं और वे आगे जाकर के समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको मिला है? हमारे भारतीय को, नवीन जिंदल को, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या साथियों इसमें से कोई नहीं। टेक्सास विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र है, ये पूर्व छात्र है, क्या नाम है इनका? नवीन जिंदल। किसको मिला है? नवीन जिंदल को मिला है, जिंदल कंपनी के नवीन जिंदल को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा? टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा। ये अपने पूर्व छात्रों को दिया जाता है। यह है नवीन जिंदल। अमेरिका में डल्लास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय ने भारतीय उद्योगपति नवीन जिंदल को उद्योग और राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया है? इनको सम्मानित किया है। इतना इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, यह है आपके नवीन जिंदल साहब, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड, यानी कि जो एलिफेंट है वो लाल क्यों नहीं होते हैं, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है?
बहुत प्यारी सी पुस्तक है और वे बच्चों के पढ़ने के लायक की पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? वाणी त्रिपाठी के द्वारा, रचना बिस्वात, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या साथियों इनमें से कोई नहीं। रचना बिस्वात ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? बिपिन। द मैन बिहाइंड द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों ये पुस्तक लिखी गई थी रचना बिस्वात के द्वारा। ठीक है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनका एक नॉवल है यानी कि उपन्यास। उस उपन्यास का नाम क्या है? पागल खाना। और इस पागल खाने जो उपन्यास है, इस नॉवल को 2022 का व्यास सम्मान मिला हुआ है। 2022 का व्यास सम्मान। क्या मिला हुआ है इनको? 2022 का व्यास सम्मान किसे मिला है? तो इस पागल खाने उपन्यास को, इस नॉवल को मिला हुआ है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? पागल उपन्यास जो है साथियों, ये नॉवल लिखा कब गया था? 2019 के अंदर। कब लिखा गया था? 2019 के अंदर इसको लिखा गया था। 2019 2019 को अंदर लिखा गया था। और इनको व्यास सम्मान मिला 2022 के अंदर इस नॉवल को। ठीक है। वाणी त्रिपाठी ने लिखा है कौन सा? व्हाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, यानी कि जो हाथी होते हैं वो लाल क्यों नहीं होते हैं? ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए, ये है इनकी पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। ये इनकी पुस्तक है, बच्चों के पढ़ने के लायक की है। चलिए, ये है आपकी त्रिपाठी साहब, वाणी त्रिपाठी, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? आगरा, गोरखपुर, वाराणसी या साथियों इसमें किसे कोई नहीं। सेरीकल्चर यानी कि रेशमी कीट पालन को कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कल्चर होते हैं। इसके अंदर एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंदर हम लोग किसकी खेती करते हैं? एपीकल्चर के अंदर हम लोग मधुमक्खियों की। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। एक होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं या फिर खेती करते हैं? तो वो है आपकी अंगूर। क्या साथियों, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर की बात करें तो पीसी कल्चर का आ जाती है मछली पालन को। मछली पालन को कहते हैं हम लोग पीसी कल्चर। एक होता है फ्लोरिकल्चर। ये जो फ्लोरिकल्चर होता है, इसके अंदर किसका खेती की जाती है? फूलों की खेती। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर के अंदर हम लोग सब्जियों की खेती करते हैं। क्या कहते हैं सब्जियों की खेती को? ओलेरी कल्चर कहते हैं। पॉइंट क्लियर। एपीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरी कल्चर और सीरी सेरीकल्चर होता है रेशमी कीट पालन। और इसका मेले का जो उद्घाटन वो कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ है साथियों आपके गोरखपुर के अंदर। कहाँ पे किया गया? गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो लखनऊ। क्या है? लखनऊ वहां की राजधानी है। सीएम कौन है यहाँ के? तो सभी जानते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ। कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। गवर्नर की मैं बात करूं तो गवर्नर कौन है? यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है और विधानसभा सीटों की भी संख्या कितनी है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ पे है? यूपी के अंदर ही है ना? लोकसभा की सीटों की संख्या भी यहाँ पे, पॉपुलेशन सर्वाधिक कहाँ पे है? तो यूपी के अंदर। ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या 75 जिले हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पे जिलों की बात करें तो जिले कितने, डिस्ट्रिक्ट कितने, तो 75 है। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 403 है, प्लस एक यहाँ पर मनोनीत होता है। ठीक है। लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 80 लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है साथियों? 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस एक मनोनीत होता है। और आपकी जो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 31। गवर्नर कौन है यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम आता है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस एक है। यहाँ पे एक मनोनीत होता जिले यहाँ पे 75 है। कितने हैं साथियों? 75 है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा आपको यूपी के बारे में कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी आपका कौन है? पशु कौन है? राजकीय वृक्ष तो अशोक का पेड़ है ना? पता है कि नहीं है आपको? चलिए, वृक्ष की बात करें और राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक का है। अशोक का जो पौधा है उसको कहते हैं यहाँ के राज्य का वृक्ष है यहाँ का। और इसके अलावा बारहसिंगा पशु की बात करूं, इंपॉर्टेंट है जो वही लिखा रहा हूं। पशु बारहसिंगा, बारहसिंगा जो हिरण होता है वो यहाँ का राजकीय पशु है। इसके अलावा यूपी के बारे में आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या बातें ध्यान रखना है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी यूपी के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इतने पॉइंट्स आपको यूपी के बारे में ध्यान रखने हैं। राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, विधानसभा सीटों की संख्या 403 प्लस एक, यानी कि एक मनोनीत होता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य के वृक्ष अशोक है, पशु यहाँ बारहसिंगा है, जिलों की संख्या 75 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रेलवे का 100% विद्युतीकरण कर लिया है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? आपको मैं बता दूं, अभी कौन-कौन से राज्य के अंदर 100% विद्युतीकरण हो चुका है? एक तो आपका उत्तर प्रदेश, अभी ही हुआ था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश। एक आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड, ओडिशा, यहां पर क्या है 100% क्या हो चुका है? 100% विद्युतीकरण हो चुका है। इसके अलावा एक और आ जाता है आपका हरियाणा। यहाँ पर भी 100% विद्युतीकरण हो चुका है रेलवे का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा साथियों? सही जवाब होगा। इतने पॉइंट्स आप लोगों को ये भी ध्यान रखने हैं। 100% विद्युतीकरण हो चुका है ब्रांड गेज के अंदर, बड़ी लाइनों के अंदर। पॉइंट क्लियर? चलिए, हरियाणा है तो हरियाणा के बारे में जानते हैं क्या खास बातें हैं। हरियाणा, हरियाणा के सीएम की बात करें तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या है? सीएम है। राजधानी कौन सी है यहाँ की? चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये तीनों आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 है।
विधान राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। पॉइंट क्लियर। इनका जो राजकीय खेल है, राजकीय खेल वो कौन-सा है? तो आप सब जानते हैं कि हरियाणा वाले छाछ-राबड़ी खाने वाले मजबूत डोले-सोले वाले होते हैं, तो वो क्या करेंगे? कुश्ती लड़ेंगे। यहाँ का जो कुश्ती राजकीय खेल है। पॉइंट क्लियर? कुश्ती है, राजकीय खेल है इनका। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा के अंदर है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? हरियाणा के बारे में और कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? लोक नृत्य की बात करते हैं यहाँ पे। लोक नृत्य, हरियाणा का लोक नृत्य कौन-कौन से है? एक तो होता है धमाल, धमाल होता है एक तो, और धमाल लोक नृत्य हो गया यहाँ पे, फाग नृत्य हो गया। ये 2 इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये साथियों क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती हो तो अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर करें। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक अगली क्लास के अंदर, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साथियों कल से हम लोग इस क्लास को लाइव लेकर आएँगे। 7:15 बजे आप लोग इस क्लास को लाइव देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। आपको जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल टेलीग्राम ऐप के ऊपर जुड़े, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे रखा है। आप 7:15 बजे आप ज़रूर कल से लाइव आइए। 7:15 बजे, कल सुबह 7:15 बजे मिलते हैं। अगली क्लास के अंदर लाइव मिलते हैं। वहाँ पर आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आमना-सामना होगा हमारा कल से, और बड़ी खुशी है कि अब हम लोग करंट अफेयर्स की जो क्लास है पिछले 2-3 महीनों से हम लोग फेसलेस लेके आ रहे थे, लेकिन आज हम लोग इसको फेस टू फेस लेके आए हैं और कल से हम लोग इस क्लास को लाइव भी लेके आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।